हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुमकुम गौतम और आज हम करने वाले गेट एंजाइम क्वेश्चंस। तो आज हम ये प्रिपेयर करेंगे। और अगर किसी बच्चे ने अगर और भी क्लासेस लेनी है, शाम को 7 बजे क्लास होगी जहाँ पे मैं आपको गेट के प्रीवियस के क्वेश्चंस कराने वाली हूँ अनअकैडमी ऐप पे। तो जिनके पास अनअकैडमी ऐप है बहुत अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है आपको क्या करना है प्ले स्टोर पे जाना है, अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है। आप जैसे डाउनलोड करेंगे आपको कुमकुम गौतम सर्च करके फॉलो कर लेना है। और अगर आपसे कोई कोड पूछा जाता है स्पेशल क्लासेस के लिए तो आपको कुमकुम 10 अप्लाई करना है, KUM 10। और कुमकुम 10 अप्लाई करते ही बिल्कुल फ्री क्लासेस जो है बेटा, जो आपकी स्पेशल क्लासेस होती है वो आपको फ्री बिल्कुल मिल जाती है। जिन्होंने भी अप्लाई करना है कुमकुम 10 आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे ने प्लस कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो आप प्लस कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं अंडर वन सब्सक्रिप्शन। चाहे आप 12 मंथ्स का लेते हैं, चाहे 6 मंथ्स का लेते हैं, चाहे 24 मंथ्स का लेते हैं। आपको क्या होता है, आपको यहाँ पे कुमकुम 10 अप्लाई करना है, KUM 10 टू गेट 10% ऑफ। और 10% ऑफ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आपको सारे टॉप एजुकेटर की क्लासेस मिल जाती हैं, आपको सारे क्विजेस मिल जाते हैं, मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, आपको सारे कोर्सेज और बैचेस यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। कोर्सेज की मैं बात करती हूँ, मैंने आपको फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कराया हुआ है, आपको सेकंड यूनिट कंप्लीट कराया हुआ है। उसके अलावा मैंने ह्यूमन फिजियोलॉजी तुम्हें कंप्लीट कराया हुआ है। उसके अलावा तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी यहाँ पे कंप्लीट कराए हैं। तो इन सब की आपको रिकॉर्डेड क्लासेस प्लस लाइव क्लासेस आपको दोनों चीजें यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएंगी। एक बैच है बेटा जो 8 ऑफ जैन से रिलीज हो चुका है और एक 15 ऑफ जैन से रिलीज हो चुका है, जहाँ पे ज्योति मैम, आरती मैम, खुशबू मैम, वीरेंद्र सर आपको पढ़ाने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, कुमकुम 10 अप्लाई करना है, KUM 10 टू गेट 10% ऑफ। और आपको यहाँ पे 10% का ऑफ जो है बेटा देखने को मिलेगा। प्लस में बेनिफिट्स की बात करती हूँ तो मल्टीपल कोर्सेज मिलते हैं सिंगल सब्सक्रिप्शन, आपको डाउट सेशन प्रोवाइड किए जाते हैं, नोट्स PDF फॉर्मेट में दे दिए जाते हैं, डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है टीचर स्टूडेंट के बीच में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, क्विज, ये सब आपको यहाँ पे कराए जाते हैं। आपको क्या करना है, कुमकुम 10 अप्लाई करना है, जिसके बाद आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। टुडे इज द डे टू गेट योर सब्सक्रिप्शन बाय नाउ। बहुत सारे बैचेस जो है बेटा आने वाले हैं। सो स्टार्ट योर प्रिपरेशन टुडे टू क्रैक द CSI UGC नेट। तो आप क्या कर सकते हैं, आप क्रैक द CSI UGC नेट, इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। आपको प्लस के सब्सक्रिप्शन लेने पड़ेंगे और उसके बाद आपको अनलिमिटेड लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। आप जैसे क्लिक करेंगे फिर आपको चूज करना है कि आपको 6 मंथ्स का प्लान लेना है जो 9450 का आता है। अगर आपको 12 मंथ्स का प्लान लेना है तो अबाउट 11,550 का आता है। अगर आपको 24 मंथ्स का लेना है तो 16,800 का आपका प्लान यहाँ पे देखने को मिलता है। उसमें भी आप एक रेफरल कोड यूज कर सकते हैं। वो जो रेफरल कोड है बेटा कुमकुम 10 है, KUM 10। और कुमकुम 10 अप्लाई करते ही आपको 10% का ऑफ यहाँ पे देखने को मिलता है। नॉर्मली आपको 11,550 पे करना था, लेकिन 10% ऑफ के बाद में 10,395 रुपीज जो है पे करना होता है। तो कुमकुम 10 अप्लाई करना है, जिसके बाद आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। अगर मैं पेमेंट की बात करती हूँ तो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वीजा, मास्टर कार्ड कुछ भी यूज कर सकते हैं। आप यूपीआई के थ्रू पे कर सकते हैं। वॉलेट पेटीएम हो गया है, पेपल हो गया है, ओला मनी हो गया, आप ये यूज कर सकते हैं। आप नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं। आप EMI के थ्रू भी पे कर सकते हैं, जहाँ पे लो कॉस्ट EMI वाला ऑप्शन है, कोई भी इंटरेस्ट आपसे नहीं लिया जाएगा। आपको सिर्फ ये जो प्रिंसिपल होता है बेटा वही पे करना होता है। तो आपको 10,395 रुपीज पे करना होगा। तो आप 6 मंथ्स की EMI बनवा सकते हो, आप 12 मंथ्स की EMI बनवा सकते हो, वो आप पे डिपेंड करेगा। और आप यहाँ पे पेमेंट जो है इसे कर पाएंगे। अनअकैडमी पे अगर बिल्कुल फ्री क्लासेस लेनी है तो कुमकुम 10 अप्लाई करना है। सो स्पेशल क्लासेस जो होती है वो आपको मिल जाती हैं। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है उसके लिए भी आप कुमकुम 10 अप्लाई कर सकते हो, जिसके बाद आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। यहाँ पे आपका +2 आइकनिक का स्विच होने वाला है। देखो बेटा, प्लस पे अगर आप पढ़ते थे पहले तो आपको लाइव क्लासेस मिलती थी, टेस्ट सीरीज मिलता था, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलता था, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता था। लेकिन अगर आइकॉनिक की बात करते हैं तो यहाँ पे एक पर्सनल कोच आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, बाई वीकली रिव्यूज दिए जाएंगे, बूस्टर सेशन प्रोवाइड किए जाएंगे, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग सेशन प्रोवाइड किए जाते हैं, SOP कैसे बनाना है, इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, ये सब आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। और प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल भी यहाँ पे आपको दिया जाता है। तो जिन बच्चों ने भी अगर स्विच करना है तो आप यहाँ पे स्विच कर लें, क्योंकि काफी ज्यादा फायदा होता है। तो आपको कुमकुम 10 अप्लाई करना है, KUM 10, जिसके बाद आपको 10% ऑफ यहाँ पे देखने को मिलेगा। नाउ दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। और तुम्हारी जो गेट में जो एंजाइम के क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो तुम्हारा यहाँ पे पार्ट बी जो होगा CSI के लिए वो यहाँ से प्रिपेयर हो जाएगा, और गेट वाले बच्चों के लिए गेट का ये पर्टिकुलर पार्ट भी यहाँ से प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, नाउ ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेटरी प्रोसेस द पाइरुवेट मस्ट बी ऑक्सीडाइज्ड टू एसिटाइल कोएंजाइम A एंड द CO2। तुम्हें पता है कि अगर मैं बात करती हूँ तुम्हारा ग्लाइकोलिसिस की, जो ग्लाइकोलिसिस होती है बेटा साइटोप्लाज्म में होती है, जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर कन्वर्टिंग अ ग्लूकोज इनटू द पायरुविक एसिड।
ठीक है, पायरुवेट एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब फर्दर प्रोसेस कहाँ पे होना है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होना है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया में होना है। उसके लिए क्या करना होता है, पायरुवेट एसिड को पहले एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करना होता है इसमें कन्वर्ट करना होता है। यहाँ पे कुछ काम आता है, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स जिसे बोला जाता है, जिसमें 3 एंजाइम काम आती हैं और 5 तुम्हारे कोफैक्टर यहाँ पे लगते हैं, जिसके बाद तुम्हारा एसिटाइल कोएंजाइम ए और CO2 का फॉर्मेशन जो है देखने को मिलता है, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा बेटा, और TCA साइकिल जो सिट्रिक एसिड साइकिल है उसके बाद यहाँ पे अकर हो जाएगा। द करेस्पॉन्डिंग सिंप्लीफाइड इक्वेशन इज पायरुवेट हुआ बेटा, उसमें NAD पॉजिटिव ये यूज होगा, कोएंजाइम में SH यूज होगा, एंड दे फाइनली फॉर्म एसिटाइल कोएंजाइम A, NADH और CO2 का फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। This oxidation reaction occur in the mitochondria and is carried out in the presence of the enzyme. ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और एक पर्टिकुलर एंजाइम के प्रेजेंस में हो पाती है, तो उस कॉम्प्लेक्स को क्या बोला जाता है, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज वाला कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, जहाँ पे मैंने तुम्हें बताया है 3 एंजाइम यूज होंगे, E1, E2 एंड E3 और 5 कोफैक्टर का यूज होता है, तो आंसर जो हो जाएगा बी विल बी योर राइट वन। पायरुवेट काइनेज कहाँ पे यूज होता है बेटा, ग्लाइकोलिसिस में यूज होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है ठीक है। और पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज में TPP जो होगा बेटा वो काम करेगा, यहाँ पे भी TPP काम करता है, ठीक है, TPP यहाँ पे भी काम करता है, और पायरुवेट कार्बोक्सिलेज में तुम्हारा बायोटिन काम करेगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं था, तो आंसर जो हो जाएगा बी विल बी योर राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये तुम्हारा बहुत बेसिक वाला एंजाइम है जो मैंने स्टार्टिंग में समझाया है, तो जो पार्ट फर्स्ट लिया था वो बहुत बेसिक वाले को समझाने के लिए लिया था, तो जिन बच्चों ने वो क्लासेस नहीं देखी वो क्लासेस देख लेना, तो मैं यहाँ से पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। नाउ आइडेंटिफाई द करेक्ट मैचिंग बाय टेकिंग वन आइटम फ्रॉम ईच कॉलम। नाउ कोएंजाइम क्या होता है, होलो एंजाइम क्या होता है बेटा, होलो एंजाइम अगर तुम्हें पता हो, होलो एंजाइम का मतलब क्या होता है कि अगर तुमने कोई भी एंजाइम का पार्ट, प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम अगर ले रखा है, उसके साथ में तुम कोई कोफैक्टर अटैच कर देते हो या फिर कोएंजाइम को अटैच कर देते हो या फिर नॉन प्रोटीन पार्ट अगर अटैच कर देते हो, तो ये पूरा जो कंप्लीट स्ट्रक्चर बनता है वी कॉल्ड इट होलो एंजाइम। होलो एंजाइम बोला जाता है, और होलो का मतलब होता है बेटा कंप्लीट एंजाइम कंप्लीट एंजाइम बोला जाता है। ये जो प्रोटीन वाला एंजाइम का जो पार्ट होता है बेटा उसको बोला जाता है एपो एंजाइम, एपो एंजाइम इसको बोला जाता है। तो याद रखना है होलो एंजाइम का मतलब होता है कि तुम्हारा एपो एंजाइम के साथ में कोई भी प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रेजेंट है या फिर कोई कोफैक्टर प्रेजेंट है या कोई एंजाइम प्रेजेंट है, तो ये कंप्लीट जो स्ट्रक्चर होता है वी कॉल्ड इट होलो एंजाइम। तो अलोंग विद द एपो एंजाइम अगर कोई भी और चीज वहां पे प्रेजेंट है उसको हेल्प कर रही है एफिशिएंटली काम करने को, तो उसको कंप्लीट एंजाइम बोला जाता है, वी कॉल्ड इट होलो एंजाइम। तो क्यू का हो जाएगा बेटा फिफ्थ। अगर क्यू का फिफ्थ हो जाएगा बेटा, तो ये इस वाले ऑप्शन में क्यू का 3 है बेटा, ये गलत हो गया है, इसमें क्यू का 3 है, ये भी गलत हो गया है, और इसमें क्यू का फर्स्ट है, ये भी गलत हो गया है। अभी गलत क्यों हुए, क्योंकि होलो एंजाइम और एपो एंजाइम कभी भी होलो एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं कर सकता, ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। अगर 3 वाला ऑप्शन चूज करते ओनली द प्रोटीन पार्ट इन एक्टिव एंजाइम, इसको एपो एंजाइम बोला जाता है, जहां पे हम प्रोटीन पार्ट की बात करते हैं, खाली प्रोटीन पार्ट जो होगा उसको तुम्हारा एपो एंजाइम बोला जाता है, इसको कंप्लीट एंजाइम नहीं बोला जाता है, होलो एंजाइम नहीं बोला जाता है। तो मतलब ये किसको पार्ट कर रहा है ये बता रहा है तुम्हारे एपो एंजाइम को कि ओनली द प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एक्टिव एंजाइम कॉल्ड एपो एंजाइम। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है कि कोई भी ऐसा कोफैक्टर बेटा, ऐसा कोई भी नॉन प्रोटीन पार्ट जो तुम्हारे एक पर्टिकुलर एंजाइम के साथ में बहुत टाइटली बाउंड होता है, उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉन प्रोटीन पार्ट इन एन एक्टिव एंजाइम, तो जो नॉन प्रोटीन वाला पार्ट होता है उसमें जो एक्टिव एंजाइम जो होलो एंजाइम होती है उसमें एक एपो एंजाइम होता है और एक तुम्हारा नॉन प्रोटीन वाला पार्ट होता है, तो वो प्रोस्थेटिक ग्रुप यहाँ पे देखने को मिल सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी ट्रू, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। कोएंजाइम क्या होता है, दीज आर द कोफैक्टर इन एंजाइमेटिक रिएक्शन, तो ये कोफैक्टर की तरह काम करते हैं। तो कोएंजाइम और कोफैक्टर का एंजाइमेटिक रिएक्शन में ऑब्वियसली ऑल कोएंजाइम्स आर द कोफैक्टर्स, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, तो पी का फोर्थ भी सही होगा, तो आंसर जो हो जाएगा ए विल बी राइट वन, तो ए जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, तो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा आई थिंक 2013 का, दिसंबर 2013 का ये पेपर है, सॉरी फेब 2013 का गेट का क्वेश्चन पेपर है, तो एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं, तुम्हारा यहाँ से क्लियर हो जाएगा। देखो, the following figure shows the plot of the reaction rate versus substrate concentration, that is millimolar, for an enzyme catalyzed reaction in the presence and the absence of an inhibitor. Match the possible reaction types with the plot. तो मैं बताना था कि कौन सा reaction type यहाँ पे सही होने वाला है। कॉम्पिटेटिव इनिबिशन का मतलब होता है बेटा जहाँ पे Vmax जो है बेटा कांस्टेंट रहता है, वेरी इंपॉर्टेंट, और जो Km होता है बेटा वो इंक्रीज हो जाता है, तो वो तुम्हारा कॉम्पिटेटिव इनिबिशन को दिखाता है। माइकलिस मेंटेन इक्वेशन क्या होता है, सिंपल, जो तुम्हारा एक पर्टिकुलर रिएक्शन का ग्राफ जो बनाते हैं जहाँ पे Vmax होता है, Km होता है, एक तुम्हारा V होता है, S होता है, तो माइकलिस मेंटेन इक्वेशन का वहां पे ग्राफ देखने को मिलेगा। नॉन कॉम्पिटेटिव में क्या होता है, जहाँ पे तुम्हारा Km जो है बेटा वो कांस्टेंट रहेगा
और जो वीमेक्स होगा बेटा वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ये तुम्हारा नॉन कॉम्पिटिटिव को बताता है। अगर तुम देखोगे इस पर्टिकुलर रिएक्शन में यहाँ पे क्या हुआ है कि जहाँ पे वीमेक्स कांस्टेंट है, मतलब जो वीमेक्स है बेटा वो कांस्टेंट है, कोई भी चेंज नहीं आ रहा है उसमें, वीमेक्स में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। लेकिन तुम्हारा जो नेक्स्ट वाला जो रिएक्शन होगा वैसे उसमें क्या है, तुम्हारा सब्स्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली क्या हुआ है, एक पर्टिकुलर देखो जैसे मैंने माना कि ये तुम्हारा केएम था, पहले भी यहाँ पे केएम आ रहा था, दूसरी बार भी केएम यहीं पे आ रहा है, तो मतलब 2 mm की कंडीशन दे रखी है। 2 mm का मतलब क्या होता है, 2 बार केएम जो है यहाँ पे आ चुका है, मतलब केएम तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, केएम कॉन्स्टेंट है, सॉरी केएम तो तुम्हारा यहाँ पे मतलब बड़ा है, पहले 1 mm होना चाहिए था, नॉर्मली तुम्हारा 1 mm होना चाहिए था, लेकिन 2 mm पे आ गया, मतलब केएम जो है बेटा इंक्रीज हुआ है, लेकिन जो वीमेक्स है बेटा वो कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है। अगर उसमें कोई चेंज नहीं आया है तो मतलब ये कॉम्पिटिटिव इनिबिशन की बात हो रही होगी, तो पी का 3 होने वाला है, पी का 3 होने वाला है। अगर नॉन कॉम्पिटिटिव की बात करते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव की बात करते हैं तो मैंने बताया कि केएम कांस्टेंट रहता है, वीमेक्स डिक्रीज हो जाता है। ये 1 mm पे है बेटा, 3 चेंज हो गई है, वीमेक्स ये हो चुका है, टू वीमेक्स बाय 3 ये आ चुका है, वीमेक्स बाय 2 ये आ चुका है, तो 1 mm रहा है, मतलब केएम तो तुम्हारा कांस्टेंट रहा है, केएम तो तुम्हारा कांस्टेंट रहा है, लेकिन जो तुम्हारा वी है बेटा वो डिक्रीज होता गया है, वो डिक्रीज होता गया है। तो अगर वो डिक्रीज होता जाता है तो तुम्हारा नॉन कॉम्पिटिटिव को रिप्रेजेंट किया जाता है, नॉन कॉम्पिटिटिव को रिप्रेजेंट किया जाता है, तो मतलब एस का हो जाएगा फोर्थ, एस का फोर्थ हो जाएगा, पी का थर्ड हो जाएगा। अगर ये देखा जाए तो तुम्हारा आंसर जो हो जाएगा ये भी गलत, ये तुम्हारा ये भी गलत, और ये वाला तो वैसे ही गलत था, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी विल बी योर राइट वन। माइग्नेस मेंटन इक्वेशन में क्या होता है, एक वीमेक्स हाफ होता है जहाँ पे सब्स्टिट्यूट कॉन्सेंट्रेशन रिप्रेजेंट की जाती है, इसे हम केएम बोला जाता है। जहाँ पे वीमेक्स पहुंच जाता है, जहाँ पे सब्स्टिट्यूट जो है बेटा सारी एंजाइम ने उसको कवर कर लिया होता है, तो ये वीमेक्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो जो फर्स्ट वाला हो जाएगा वो तुम्हारा क्या करेगा, माइग्नेस मेंटन इक्वेशन को शो करेगा। सेकंड वाला क्या करेगा, ये तुम्हारे सब्स्ट्रेट इनिबिशन को शो करता है कि पहले सब्स्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है एक पर्टिकुलर वेलोसिटी और सब्स्ट्रेट पे, ठीक है। उसके बाद जब तुम्हारा पूरा इक्वल हो जाता है उसके बाद यहाँ पे इनिबिशन देखने को मिलता है सब्स्ट्रेट का, तो वेरी इंपॉर्टेंट ये भी याद रखना है, क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है तो आंसर जो हो जाएगा बी विल बी राइट वन। और चारों के चारों ग्राफ तुम्हें पता होने चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में हजार बार पूछे जाते हैं। कैसे पता करना है, केएम की साइज से पता करना है कि 1 mm जो उसका कॉन्सेंट्रेशन है, अगर वो 1 mm है रहा है, यहाँ पे 1 mm रहा है तो मतलब कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे 2 mm हो गया है तो मतलब वो इंक्रीज हुआ है, अगर इंक्रीज होता है तो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन उसको बोला जाता है, ध्यान में रखना। तो आंसर जो हो जाएगा बी विल बी राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैच द फॉलोइंग एंजाइम विद द रेगुलेटरी मैकेनिज्म, अगर पूछा जाता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, अगर हेक्सोकाइनेज की बात करी जाती है बेटा, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज पीएफके की बात करी जाती है, जो तुम्हारी रेगुलेटरी एंजाइम है, की रेगुलेटरी एंजाइम है, कमिटेड स्टेप इसके थ्रू फॉलो होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज है बेटा, एक तुम्हारी पेस मेकर एंजाइम है ऑफ द ग्लाइकोलिसिस। तो ये जो होता है तुम्हारा क्या करता है, एलोस्टेरिक इंटरेक्शन करता है। अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन, अगर फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा इंक्रीज हो जाता है तो ये क्या करेगा, ये एलोस्टेरिकली इनिबिट होगा, एलोस्टेरिक इंटरेक्शन जो इसमें देखने को मिलता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, तो ए का 3 हो जाएगा। अगर ए का 3 होगा तो बेटा ये वाला ऑप्शन गया है, ये वाला भी ऑप्शन यहाँ से चला गया है। जब हम ग्लाइकोजन सिंथेस की बात करते हैं जहाँ पे ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होता है, इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होता है बेटा, कोवेलेंट मॉडिफिकेशन जो है देखने को मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। कोवेलेंट मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है क्योंकि ग्लाइकोजन का सिंथेसिस हो रहा है, व्हेन द ग्लूकोज विल कंबाइन टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, तो कोवेलेंट मॉडिफिकेशन है जो देखने को मिलता है, तो बी का फोर्थ हो जाएगा। बी का अगर फोर्थ हो जाएगा बेटा तो आंसर तुम्हारा, ये तो पॉसिबल नहीं था, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी विल बी योर राइट वन, तो जो बी होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। नाउ बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो होता है बेटा कंट्रोल करता है एंजाइम सिंथेसिस को, तो तुम्हें पता है जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है तुम्हारे कब कहाँ पे यूज होती है, जब हम लेकोपेरोन की बात करते हैं, तो जब लेकोपेरोन चलने लग जाता है तभी बीटा गैलेक्टोसाइडेज वहाँ पे काम करेगी, तुम्हारे लैक्टोज को कन्वर्ट कर देगी इनटू द ग्लूकोज एंड द गैलेक्टोज। अगर वहाँ पे नहीं हो रहा है तो वो तुम्हारा बिल्कुल अपने नॉर्मल कंडीशन में रहेगी, तो मतलब कंट्रोल करती है तुम्हारे एंजाइम सिंथेसिस को, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज का जीन जो है बेटा, अगर तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन होगा देन द प्रोटीन विल फॉर्म और तुम्हारा काम होगा, अगर नहीं होगा तो तुम्हारा पूरा कंट्रोल में चीजों को रखा जाता है। नाउ लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज की बात करते हैं, लैक्टो डिहाइड्रोजिनेज में क्या होता है, प्रोडक्ट का इनिबिशन होता है, तो ये भी याद रखना है, प्रोडक्ट का इनिबिशन अगर होना है लैक्टो डिहाइड्रोजिनेज में होगा, तो आंसर जो हो जाएगा तुम्हारा बी विल बी राइट वन, तो ये ध्यान में रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी भी अगर ये पूछा जाता है कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम क्या होती हैं, या फिर क्योंकि कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब ये होता है कि एक ऐसी चीज
जिसके अंदर कोई ऐसी म्यूटेशन हो जाए, अगर ऐसा कुछ चेंज आ जाए, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाए या फिर कोई कॉन्फर्मेशन चेंज हो जाए, दैट विल कॉज देम टू प्रोड्यूस्ड इन द सेल ऑलवेज। तो तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम हो जाता है, मतलब वो कॉन्टिन्यूसली प्रोड्यूस हो जाएगी, नो वन कैन स्टॉप देम, कोई भी उनको स्टॉप नहीं कर पाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम का मतलब होता है कि ऐसी म्यूटेशन हो जाए, कि ऐसा चेंज आ जाए विच लेट देम टू वर्क मोर एंड मोर। कॉन्स्टिट्यूटिव जहाँ पे कॉन्टिन्यूसली उसको काम करना पड़ेगा। इंड्यूस बाय द इफेक्टर मसल नहीं बेटा, रिप्रेस बाय द रिप्रेसर पॉसिबल ही नहीं है। एनकोडेड बाय द सीक्वेंस दैट अकर एज अ पार्ट ऑफ द ओपेरन नहीं, ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इन द सेल। अगर तुम्हारा ये कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम का फॉर्मेशन हो जाता है तो हमेशा प्रोड्यूस होंगी। जैसे माना कि तुम्हारा ऑपरेटर पे तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूटिव म्यूटेशन हो चुका है और बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है बेटा उस पर्टिकुलर कंडीशन में कॉन्टिन्यूसली बनती रहेगी, तो इस कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम का फॉर्मेशन जो है देखना मिलता रहेगा, ऑलवेज प्रोड्यूस इन द सेल। तो आंसर जो हो जाएगा डी विल बी राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक बहुत बेसिक क्वेश्चन है और ये ग्राफ में तो मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, तो तुम्हें ये ग्राफ आनी चाहिए प्रॉपर्ली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन। देखो, जब हम अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, तुम्हारा Km भी कम होता है और Vmax भी कम होता है, दोनों के दोनों कम हो जाते हैं। इस पर्टिकुलर चीजों को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ग्राफ पे ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि Vmax भी तुम्हारा कम हो रहा है, Vmax भी तुम्हारा कम हो रहा है और तुम्हारा Km भी कम हो रहा है, Km भी कम हो रहा है। तो ये वाला जो चीज है बेटा, जहाँ पे इनिबिटर हमने नहीं डाला है, लेकिन ये वाली चीज है जहाँ पे हमने इनिबिटर को डाला है, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है तुम्हारा अनकॉम्पिटिटिव में देखने को मिलता है। तो अगर तुम देखो कि 1/V0 हो गया है, 1/S हो गया है, ये एक पर्टिकुलर कंडीशन थी जहाँ पे तुम्हारा विदाउट इनिबिटर की कोई भी चीज काम कर रही थी, कोई भी इनिबिटर नहीं था। लेकिन जब तुम्हारा इनिबिटर डाला तो Vmax ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। Vmax क्या होगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। और Km क्या होगा, इधर साइड जाते हैं, अगर लेफ्ट में जाते हैं तो Km क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो जब दोनों चीजें डिक्रीज होती है तो अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन बोला जाता है। तो आंसर जो हो जाएगा ए विल बी योर राइट वन। तो ए होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो, इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या है, यहाँ पे क्या है, Vmax जो है बेटा कांस्टेंट है, Vmax कांस्टेंट है। और जो Km है बेटा, अगर राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। और जहाँ पे Vmax तुम्हारा कांस्टेंट रहता है, Vmax कांस्टेंट रहता है और Km जो होता है बेटा इंक्रीज हो जाता है, इस पर्टिकुलर कंडीशन को बोला जाता है कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन को रिप्रेजेंट करता। वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाली पर्टिकुलर कंडीशन जहाँ पे तुम्हारा Km जो है बेटा कांस्टेंट रहता है, Km कांस्टेंट रहता है और जो Vmax है बेटा वो डिक्रीज हो जाता है। Km क्या होगा, कांस्टेंट होगा और Vmax जो है बेटा डिक्रीज हो जाएगा। इस पर्टिकुलर कंडीशन को बोला जाता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, ये भी याद रखना है। तो अगर कैसा भी कोई क्वेश्चन आता है तो जहाँ पे चीजें समझ में नहीं आती है तुम्हें, तो ये वाला जो होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए विल बी राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, for a single substrate enzyme, a reaction is carried out at a substrate concentration 4 times the value of Km. Very important. बोला क्या गया है, substrate concentration क्या है बेटा, 4 times of Km, Km के 4 times है। ये तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या उसमें बोला गया है। The observed initial velocity will be the percent of the Vmax. तुमसे क्या पूछा गया है कि V by Vmax का कितना परसेंट यहाँ पे होने वाला है। तुम्हें पता है सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी है, 4 Km तुम्हें सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है। तुम अगर इसको नहीं देखना चाहते, एक बार मैं यहाँ पे करा देती हूँ तुम्हें। तुम्हें पता है V इक्वल्स टू होता है Vmax इंटू S, Km प्लस S, ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखना है। अब तुम्हें पता है, तुम्हें बताना था V by Vmax का परसेंटेज कितना है, तो ऊपर कितना रह जाएगा, खाली S रह जाएगा, नीचे क्या रह जाएगा, Km प्लस S रह जाएगा, ये रह गया है। तुम्हें पता है S की वैल्यू कितनी है बेटा, 4 Km के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे भी Km हो जाएगा और ये भी 4 Km हो जाएगा। तो तुम्हारा टोटल कितना हो जाएगा, 4 Km अपॉन 5 Km हो जाएगा। तो आंसर जितना आ जाएगा 4/5 जो होगा उसका परसेंटेज का आंसर आ जाएगा। तो 3/5 तो पॉसिबल था ही नहीं, 5/6 भी पॉसिबल नहीं था, ये भी पॉसिबल नहीं था। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी योर राइट वन। तो तुम्हें सिर्फ ये लैंग्वेज को समझना था और कुछ भी नहीं करता। अगर ये लैंग्वेज समझ में आ जाती तो क्वेश्चन 5 मिनट का भी क्वेश्चन ये नहीं था। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी योर राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये कोएंजाइम कोफैक्टर से काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये पता होना चाहिए। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो तुम्हें बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। देखो, match the coenzyme in column 1 serving as a transient carriers of the specific atoms of the functional group in the column second। तो ये तुम्हारा कॉलम 1 है बेटा, ये कॉलम सेकंड है।
अगर कोएंजाइम ए की बात करते हैं, तो जो विटामिन B5 होता है जिसे पेंटोथेनिक एसिड बोला जाता है, वहां से कोएंजाइम ए निकलता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग एसाइल ग्रुप। एसाइल ग्रुप को ट्रांसफर करता है, तो ए का फोर्थ हो जाएगा बेटा, ए का फोर्थ हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है। उसके बाद फ्लेविन एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड, अगर मैं एफएडी की बात करती हूँ, तो जो एफएडी होता है बेटा, जो राइबोफ्लेविन एंजाइम है, सॉरी वो विटामिन है, जो विटामिन बी टू होता है बेटा, वहां से ये निकलता है। और इसका काम क्या होता है, इसका तुम्हारा काम इसका काम क्या होता है, तुम्हारे हाइड्रोजन आयन को पास करना, वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन आयन को पास करता है, साथ के साथ तुम्हारे इलेक्ट्रॉन को भी पास कर सकता है। तो दोनों चीजों को यहाँ पे पास करता है, इसका मतलब क्या होगा, एफ का क्या इतना हो जाएगा, बी का हो जाएगा थर्ड बेटा, बी का हो जाएगा थर्ड, बी का थर्ड हो जाएगा। उसके बाद पायरोक्सिल फॉस्फेट, मैंने तुम्हें बताया था कि पायरोक्सिल फॉस्फेट की बात करते हैं, तो पायरोक्सिल फॉस्फेट में जो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल होता है, इसमें जो ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन होती है, ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन होती है, जो नॉर्मली तुम्हारे प्लांट्स में देखने को मिलती है, तो वो वहाँ पे पायरोक्सिल फॉस्फेट जो है यूज में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप। तो जहाँ पे अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफर करना होगा उसको ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन बोला जाएगा। तो तुम्हारा सी का हो जाएगा अमाइनो ग्रुप, तो सी का हो जाएगा तुम्हारा सेकंड, सी का हो जाएगा सेकंड ठीक है। अगर सी का सेकंड है, ए का फोर्थ है बेटा, बी का थर्ड है, तो आंसर कितना हो जाएगा, ए विल बी योर राइट वन। जो फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आते हैं थायमीन पायरोफॉस्फेट। थायमीन पायरोफॉस्फेट जो होता है तुम्हारा विटामिन बी1 का तुम्हारा कॉम्प्लेक्स है, जो थायमीन से निकलता है, और ये पायरोफॉस्फेट बनने के बाद में क्या करता है, तुम्हारा एल्डिहाइड ग्रुप का ट्रांसफर कराता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद साथ साथ डी कार्बोक्सिलेशन भी ये कराता है, डी कार्बोक्सिलेशन भी कराएगा, दोनों काम कराएगा। तो ये तुम्हारे पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स जो होता है, विच बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग अ पायरुविक एसिड इनटू द एसिटाइल कोएंजाइम, तो वहां पे इसको यूज किया जाता है, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप का ट्रांसफर करेगा। तो डी का फर्स्ट हो जाएगा, तो आंसर जो होगा ए विल बी योर राइट वन, तो फर्स्ट जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सेम चीजें मैंने तुम्हें कराई हैं और ये पेपर में पूछी गई है तुम्हारी गेट के पेपर में, तो ये ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है चीजें। Slow intravenous infusion of the ethanol is a therapy to treat the methanol poisoning. The underlying chemical reaction is an example of. तो बेसिकली क्या होता है देखो, मिथेनॉल पॉइजनिंग कैन बी ट्रीटेड विद इथेनॉल, व्हाई, क्योंकि जो एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होती है बेटा, ये एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होगी, ठीक है। अब नॉर्मली अगर तुम मिथेनॉल का ज्यादा कंजप्शन कर लेते हो, तो क्या होता है, ये मिथेनॉल के साथ में कंबाइंड होकर क्या बना देती है, तुम्हारा एसीएच फॉर्माल्डिहाइड का फॉर्मेशन करती है। और ये फॉर्माल्डिहाइड क्या होता है, तुम्हारे लिए बॉडी के लिए काफी टॉक्सिक होता है, काफी टॉक्सिक होता है। अब पता चलता है कि अच्छा टॉक्सिसिटी हो रही है, तो उसके बाद क्या किया जाता है, इस एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज से ये जो मिथेनॉल की बाइंडिंग को रोकने के लिए बॉडी में क्या डाला जाता है, इथेनॉल डाला जाता है। इथेनॉल डाला जाता है, जो इंट्राफ्यूजन के थ्रू डाला जाएगा। इथेनॉल क्या करता है, अगर तुम ज्यादा अमाउंट में इसको डालोगे तो ये कॉम्पिटिशन करेगा मिथेनॉल के साथ में, क्यों, क्योंकि उसको इस एंजाइम से बाइंड करना है। तो यहाँ पे मिथेनॉल के साथ में कंपटीशन होता है और मिथेनॉल को ये हरा देता है, और हराने के बाद में जो एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज से इथेनॉल का बाइंडिंग जो है देखने को मिलेगी, इथेनॉल से बाइंड कर जाएगा। अब इथेनॉल से बाइंड कर जाएगा तो इनका जो फॉर्मेशन होता है बेटा, एसिटाइल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, एसिटाइलडिहाइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो फॉर्मेशन है बेटा, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं होता है, ये नॉन टॉक्सिक होता है। तो ऐसे इस चीज को कॉम्पिटिटिवली यूज करके चीजों को वहां पे निकाला जाता है, तो इसको भी याद रखना है। इसलिए जो तो है बेटा कॉम्पिटिटिव इनिबिशन होता है, कॉम्पिटिटिवली इस चीज को रिमूव किया जाता है। इथेनॉल मिथेनॉल में दोनों में लड़ाई होती है, और इथेनॉल फिर जीत जाता है और एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज से बाइंड कर जाएगा, और तुम्हारा कॉम्पिटिटिव इनिबिशन जो है मिथेनॉल पॉइजनिंग का देखने को मिलेगा। तो आंसर जो हो जाएगा ए विल बी राइट वन, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें दे रखा है, इन अ केमिकल रिएक्शन where the substrate and the product are in equilibrium in the solution, what will occur if an enzyme is added? क्या होगा अगर एंजाइम को ऐड किया जाएगा। तो अगर सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट जो है बेटा इक्विलिब्रियम में है, ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में, कि सबस्ट्रेट का फॉर्मेशन जो हो रहा है प्रोडक्ट के साथ में इक्विलिब्रियम में है, इस पर्टिकुलर कंडीशन में अगर तुम एंजाइम को ऐड करते हो, द फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल चेंज बेटा, नेवर नेवर। एंजाइम कभी भी तुम्हारी फ्री एनर्जी चेंज को, कभी भी सिस्टम को चेंज नहीं करेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। एडिशनल सबस्ट्रेट विल बी फॉर्म्ड, अपने आप थोड़ा बना के लाती है एंजाइम, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। दे विल बी डिक्रीज इन द प्रोडक्ट फॉर्मेशन, बेटा वो इक्विलिब्रियम में है, उनको ना तो तुम सबस्ट्रेट दे रहे हो ना प्रोडक्ट बनाने दे रहे हो। तो एंजाइम का काम ये नहीं होता है, उसका सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना है, तुम्हारी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना है, ये काम होता है इसका। द इक्विलिब्रियम द रिएक्शन विल नॉट चेंज, यस।
तो जो इक्विलिब्रियम होगा रिएक्शन का वो कभी भी चेंज नहीं करेगा एंजाइम। तो कभी भी तुम एंजाइम को डालते हो वो कभी भी तुम्हारे इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं करेगा, कभी भी तुम्हारी एंट्रोपी को चेंज नहीं करेगा, कभी भी तुम्हारी गिब्स फ्री एनर्जी को चेंज नहीं करेगा। तो आंसर जो हो जाएगा ए विल बी योर राइट वन। ये तुम्हारा विटामिन का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे डाल दिया था क्योंकि तुम लोग को एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिला था, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तुम्हें पता है जो थायमीन होता है वो B1 से निकलता है। इसका जो कोफैक्टर होता है थायमीन पायरोफॉस्फेट होता है, जो तुम्हारा एल्डिहाइड का ट्रांसफर कराता है और डी कार्बोक्सिलेशन कराता है, ये याद रखना। थायमीन जो होता है अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है बेटा तो बेरी बेरी हो जाता है, तो ए का फोर्थ हो जाएगा। अगर ए का फोर्थ हो जाएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन आया है, तो इसका आंसर ही बी तुम्हारा होने वाला था। नियासिन जो होता है बेटा B3 होता है बेटा, B3 होता है जिसमें NAD जो होता है बेटा ये तुम्हारा कोफैक्टर तरह काम करता है और रिडॉक्स रिएक्शन कराता है, रिडॉक्स रिएक्शन कराता है। अगर ये नहीं होगा अगर B3 नहीं होता है तो क्या हो जाता है बेटा, पेलेग्रा हो जाता है। पेलेग्रा में क्या होता है तुम्हारा ये वाला कंडीशन जो है देखने को मिलेगा। फोलिक एसिड फिर क्या होता है, विटामिन डी होता है जो तुम्हारा कैल्शियम को प्रोवाइड करता है, तुम्हारे बोन्स को बहुत स्ट्रांग रखता है। अगर ये नहीं होता है तो क्या होगा, रिकेट्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, साइनोकोबाल्मिन जो विटामिन B12 होता है बेटा, जो तुम्हारा साइनोकोबाल्मिन होता है जहाँ पे कोबाल्ट ग्रुप की रिक्वायरमेंट होती है, इंट्रिंसिक फैक्टर यहाँ पे काम करता है, तो वो अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, तो पर्निशियस अनीमिया जो है देखने को मिलता है। तो डी का फर्स्ट हो जाएगा, तो ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, बाइंडिंग ऑफ एन एंटीबॉडी टू इट्स कोग्नेट एंटीजन डज नॉट इन्वॉल्व। अगर एंटीबॉडी का अगर एंटीजन से कोई भी बाइंडिंग होती है तो कौन सा बॉन्ड जो है बेटा इन्वॉल्व नहीं होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड ऑब्वियसली, वेंडरवॉल यस, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। तो जितने भी नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन होते हैं जो बहुत ज्यादा हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं रखते हैं उनका इंटरेक्शन जो है देखने को मिलेगा। लेकिन अगर कोवलेंट बॉन्ड की बात करेंगे तो वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। कोवलेंट बॉन्ड जो होता है बेटा 450 किलो जूल अराउंड इसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, तो इसलिए कोवलेंट बॉन्ड जो है ऐसी चीजों में काम नहीं आते हैं। तो आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट विल बी राइट वन। इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड और वेंडरवॉल हाइड्रोजन बॉन्ड और सारे नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा द प्रोस्थेटिक ग्रुप और द कोफैक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, द प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड द कोफैक्टर्स इन्वॉल्व इन बोथ 1 इलेक्ट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ये तुम्हें पता है कि प्रोस्थेटिक ग्रुप की बात करती हूँ, कोफैक्टर्स की बात करती हूँ, जो नॉर्मली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है वहां पे यूज किए जाते हैं, कोफैक्टर की तरह यूज किए जाते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना है, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना है, उसके लिए कौन यूज किया जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन के लिए जो यूज किया जाता है बेटा, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन के लिए जो यूज किया जाता है तुम्हारा को एंजाइम क्यू जो होता है बेटा, यूबिक्विनोन जिसे बोला जाता है, यूबिक्विनोन, उसको यूज किया जाता है, कोएंजाइम क्यू को यूज किया जाएगा और एफएमएन को यूज किया जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो तुम्हारा फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड जो है उसको यूज किया जाता है, तो आंसर जो हो जाएगा डी विल बी राइट वन। तो इसको भी याद रखना है, तो आंसर जो हो जाएगा डी विल बी राइट वन। तो शाम को 7 बजे तुम्हारे गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाली हूँ, तो जिन बच्चों ने भी ज्वाइन करने हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने अभी अनअकैडमी ऐप को छुआ भी नहीं है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और कुमकुम 10 अप्लाई करना, KUM 10 बिल्कुल फ्री क्लासेस जो है देखने को मिल जाएंगे। उसके साथ साथ कुमकुम का तुम सर्च करके फॉलो भी कर लेना, तो जब भी क्लासों की नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस क्लास को ज्वाइन कर पाएंगे। अगर किसी बच्चे ने अगर प्लस कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो आप अंडर वन सब्सक्रिप्शन चाहे 6 मंथ्स का लेते हैं, चाहे 12 मंथ्स का लेते हैं, चाहे 24 मंथ्स का लेते हैं, आपको क्या मिलता है, सारे प्लस कोर्सेज यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, कुमकुम 10 अप्लाई करना है, KUM 10, जिसके बाद आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। आपको सारे टॉप एजुकेटर की क्लासेस मिल जाती हैं, जितने भी CSI UGC नेट को आपको पढ़ाते हैं सारे एजुकेटर की आपको क्लासेस मिल जाएंगी। आपको सारे क्विजेस मिल जाते हैं, मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, सारे कोर्सेज प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, सारे बैचेस प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको फर्स्ट यूनिट करा चुकी हूँ, सेकंड यूनिट करा चुकी हूँ, ह्यूमन फिजियोलॉजी कोर्स कंप्लीट करा चुकी हूँ, साथ के साथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी यहाँ पे कंप्लीट करा चुकी हूँ। ठीक है, ध्यान में रखना। क्लासिक बैच है बेटा 8 जनवरी से रिलीज हो चुका है, 15 से भी स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पे ज्योति मैम, आरती मैम, खुशबू मैम आपको पढ़ाने वाली है। साथ के साथ जो वीरेंद्र सर हैं बेटा वो भी वहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो CSI जून 2021 के लिए जो प्रिपेयर करना चाहते हैं आप क्या कर सकते हैं, कुमकुम 10 अप्लाई कर सकते हैं, KUM 10, जिसके बाद आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। बेनिफिट्स की मैं बात करती हूँ तो मल्टीपल कोर्सेज मिलते हैं ना, सिंगल सब्सक्रिप्शन, आपको डाउट सेशन प्रोवाइड किए जाते हैं, नोट्स PDF फॉर्मेट में दे दिए जाते हैं, डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, क्विज, ये सब आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। आपको क्या करना है, कुमकुम 10 अप्लाई करना है, जिसके बाद आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। So today is the day to get your subscription. By now, new batches are coming soon. Start your preparation today to crack the CSI UGC NET. तो अगर आपको करना है तो इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म से आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं, और प्लस के सब्सक्रिप्शन के बाद में आपको
अनलिमिटेड लाइव क्लासेस मिल जाती हैं और रिकॉर्डेड क्लासेस भी यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती हैं। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें आपको चूज करना होता है कि 6 मंथ्स का प्लान लेना है, 12 मंथ्स का लेना है, 24 मंथ्स का लेना है। अगर आप 12 मंथ्स का लेते हैं तो 11,550 आपको पे करना होगा। उसमें भी आप एक रेफरल कोड यूज कर सकते हैं। वो जो रेफरल कोड है बेटा कुमकुम 10 है, KUM 10, और कुमकुम 10 अप्लाई करते ही आपको 10% ऑफ मिल जाता है और आपको 10,395 रुपीज आपको पे करना होगा। पेमेंट की मैं बात करती, आप डेबिट कार्ड यूज कर सकते हो, EMI हो गया, UPI हो गया है, वॉलेट या नेट बैंकिंग, आप जो चाहे यहाँ पे यूज कर सकते हो। यहाँ पे नो कॉस्ट EMI वाला ऑप्शन है, कोई भी इंटरेस्ट आपसे नहीं लिया जाएगा। आपको सिर्फ ये जो अमाउंट है बेटा वो इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है। तो आपको 10,395 रुपीज पे करना था। आप 10% ऑफ के लिए कुमकुम 10 अप्लाई करने के बाद आपको इतना ही पे करना होगा। अनअकैडमी में बिल्कुल फ्री क्लासेस लेनी है, कुमकुम 10 अप्लाई करना है, स्पेशल क्लासेस मिल जाएंगे। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है उसके लिए भी कुमकुम 10 अप्लाई करना है टू गेट 10% ऑफ। प्लस और आइकनिक की बात करती हूँ। प्लस पे नॉर्मली पहले आपको लाइव क्लासेस मिलती थी, टेस्ट सीरीज मिलता था, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलती थी, शेड्यूल प्रोवाइड किया जाता था। लेकिन अगर आप आइकनिक पे स्विच करते हैं तो आपको पर्सनल कोच प्रोवाइड किए जाएंगे, बाई वीकली रिव्यूज दिए जाएंगे, बूस्टर सेशन प्रोवाइड किए जाएंगे, डाउट सॉल्विंग सेशन प्रोवाइड किए जाते हैं, SOP कैसे बनाना है, इंटरव्यू कैसे प्रिपेयर करना है, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। अगर कोई भी नया बच्चा आया है तो दे कैन लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।